आपके सीटीईटी एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम अलग अलग वीडियो में नहीं बल्कि एक ही वीडियो में सोशल साइंस का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। जी हाँ, आज हम कक्षा 6 से 8 तक की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे इतिहास से, फिर चलेंगे भूगोल की तरफ और अंत में समझेंगे नागरिक शास्त्र को। तो चलिए इतिहास के साथ इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि भारत में जो शुरुआती इंसान थे वो कहाँ और कैसे रहते थे। देखिए, जो सबसे पुराने सबूत हमें मिलते हैं वो नर्मदा घाटी से हैं। यहाँ कई लाख साल पहले लोग रहते थे, जिन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। मतलब हंटर गैदरर्स। हाँ बिल्कुल, उनका पूरा जीवन शिकार करने और जंगल से खाने पीने की चीजें, फल फूल इकट्ठा करने पर ही निर्भर था। तो फिर ये जो एक जगह बसने का जो सिलसिला है, खेती की शुरुआत, ये कब हुई? ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये हुआ लगभग 8000 साल पहले, उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां हैं वहां। अच्छा। वहीं पर सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने की शुरुआत हुई और साथ ही लोगों ने भेड़ बकरी को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। एक और जरूरी बात शायद चावल को लेकर है। वो सबसे पहले कहीं और उगाया गया था, है ना? सही कहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो इन शुरुआती बस्तियों से पहले शहर कैसे बने? मतलब हड़प्पा सभ्यता तक का सफर। हाँ, तो लगभग 4700 साल पहले सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे आरंभिक नगर बसे। यही हड़प्पा सभ्यता है। और इसके बाद गंगा नदी के किनारे? जी, उसके काफी बाद गंगा नदी के किनारे शहर बसे और यहीं पर मगध जैसा एक शक्तिशाली राज्य भी उभरा। अच्छा, हमें ये सब जानकारी मिलती कहाँ से है? मतलब क्या स्रोत है हमारे पास? पांडुलिपियां, अभिलेख? हाँ, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पांडुलिपियां, जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, वो ताड़पत्रों पर या फिर भूर्ज पेड़ की छाल पर हाथ से लिखी जाती थीं। और अभिलेख तो पत्थर पर होते थे। बिल्कुल, अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। जैसे सम्राट अशोक के अभिलेख, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए पाषाण काल को थोड़ा और समझते हैं। इसके क्या हिस्से हैं? इतिहासकारों ने इसे 3 मुख्य भागों में बांटा है। पहला है पुरा पाषाण काल, जो 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक चला। और इसी काल में आग की खोज हुई थी। आग की खोज, ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। हमें कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं जो इसका पक्का सबूत हैं। और दूसरा काल? दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये 12,000 से 10,000 साल पहले तक का समय था। इस समय क्या हुआ कि जलवायु थोड़ी गर्म हुई। अच्छा, क्लाइमेट चेंज हुआ? हाँ, एक तरह से। और इसी वजह से माइक्रोलिथ, मतलब बहुत छोटे पत्थर के औजार इस्तेमाल होने लगे। और फिर आया नवपाषाण काल। जी, नवपाषाण काल, जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ। इसमें तो पहिए का आविष्कार, कृषि और स्थायी जीवन, मतलब सब कुछ बदल गया। नवपाषाण काल की कुछ खास साइट्स जो परीक्षा के लिए भी जरूरी हो? हाँ बिल्कुल। एक तो है बुरझोम, कश्मीर में। यहाँ लोग गर्तवास में रहते थे, यानी जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर बनाते थे। और मेहरगढ़ का भी जिक्र आता है। हाँ, मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। वहाँ कब्रों में मृतकों के साथ बकरियों को भी दफनाया जाता था। बकरियों को क्यों? शायद परलोक में भोजन के लिए। ये उनकी आस्था को दिखाता है। और एक जगह है दाउजिली हेडिंग, असम में। वहाँ कुछ ऐसा मिला है जो बाहर से आया था। आप जडाइट पत्थर की बात कर रही हैं। माना जाता है कि ये चीन से आया होगा, जो उस जमाने में व्यापार का एक संकेत है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के शहरों की। उनकी बनावट कैसी थी? बहुत ही प्लान्ड थी, है ना? बहुत ज्यादा। शहर अक्सर 2 हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिमी भाग छोटा और ऊंचाई पर होता था, जिसे नगर दुर्ग कहते थे। और पूर्वी भाग? पूर्वी भाग बड़ा था और निचले इलाके में था। उसे निचला नगर कहते थे, जहाँ शायद आम लोग रहते थे। मोहनजोदाड़ो में तो महान स्नानागार भी मिला है। जी, एक बहुत बड़ा तालाब। और कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों पर अग्निकुंड मिले हैं। लोथल तो एक बंदरगाह भी था, मतलब एक पोर्ट सिटी। बिल्कुल, लोथल एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ तांबे, कांसे, सोने के अलावा फियोन्स नाम के एक कृत्रिम पदार्थ से भी चीजें बनती थीं। अच्छा, हड़प्पा के बाद आता है वैदिक काल। यहाँ मुख्य स्रोत क्या है? अब तो शहर नहीं थे। नहीं, यहाँ हमारा मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, जो लगभग 3500 साल पहले लिखा गया। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। और इसमें देवता कौन थे? इसमें अग्नि, इंद्र और सोम, ये प्रमुख देवता थे। समाज कैसा था उस वक्त? समाज काम के आधार पर बटा था, मुख्य रूप से पुरोहित और राजा।
आम जनता के लिए जन और विष जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। और इसी दौर में महाजनपदों का उदय हुआ। मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना? मगध की लोकेशन बहुत अच्छी थी। वो गंगा और सोन नदियों के पास था, तो जमीन उपजाऊ थी, यातायात आसान था। और सेना के लिए हाथी? हाँ, जंगलों से सेना के लिए हाथी मिलते थे और बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक भी हुए। मगध के अलावा वज्जी का सिस्टम तो काफी अलग था। हाँ, वज्जी एक गण या संघ व्यवस्था पर चलता था, मतलब वहां कई शासक एक साथ राज करते थे। यही वो समय था जब बुद्ध और महावीर ने नए विचार दिए। जी, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी। उन्होंने कहा कि जीवन में दुखों का कारण तृष्णा यानी लालसा है और उसे आत्मसंयम से दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। वहीं वर्धमान महावीर ने अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इसीलिए उनके अनुयायी ज्यादातर व्यापारी थे, किसान नहीं। इसी समय उपनिषद भी लिखे गए। हाँ, उपनिषद का मतलब ही है गुरु के समीप बैठना। इसमें आत्मा और ब्रह्म की चर्चा है। अब बात करते हैं भारत के पहले साम्राज्य की, मौर्य वंश की। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की थी। और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र तो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे महान शासक हुए अशोक। हाँ, अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी और धम्म का प्रचार किया। उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया? उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया, जो घूम घूम कर धम्म का संदेश देते थे। मौर्यों के बाद कौन से प्रमुख वंश आए? दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य, जिन्हें संगम साहित्य में मूवेंदार कहा गया है। पश्चिम भारत में सातवाहन शक्तिशाली थे। और उत्तर पश्चिम में कुषाण बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण किया था। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए थे। जी हाँ, और कनिष्क इनके सबसे प्रसिद्ध राजा थे। और फिर आया गुप्त वंश, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले समुद्रगुप्त का नाम आता है। इनकी जानकारी इलाहाबाद के स्तंभ लेख से मिलती है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। सिक्कों पर तो उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। जी, जो उनके कला प्रेम को दिखाता है। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। कालिदास और आर्यभट्ट इन्हीं के दरबार में थे। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का भी जिक्र आता है। हाँ, हर्षवर्धन के बारे में उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से पता चलता है। और चीनी यात्री वेनसांग भी इन्हीं के समय भारत आए थे। लेकिन हर्षवर्धन को किसी ने हराया भी था। जी, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर हराया था। इसका उल्लेख उनके कवि रविकीर्ति की प्रशस्ति में मिलता है। अंत में प्राचीन भारत की कला और विज्ञान की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। जरूर। वास्तुकला की बात करें तो दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ आज भी एक अजूबा है। उस पे जंग नहीं लगा है। सही बात है। और बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप बनाए गए, जिनके भीतर धातु मंजूषा में बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे जाते थे। और मंदिरों की बनावट कैसे होती थी? मंदिरों में 3 मुख्य भाग होते थे। गर्भगृह, जहां मूर्ति होती थी, उसके ऊपर शिखर, और फिर एक हॉल जिसे मंडप कहते थे। विज्ञान के क्षेत्र में खासकर आर्यभट्ट का योगदान। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये उस जमाने में क्रांतिकारी विचार था। और शून्य का आविष्कार? हाँ, शून्य का आविष्कार भी भारतीय गणितज्ञों की ही देन है, जिसके बिना आज का विज्ञान संभव नहीं था। एक आखिरी सवाल जो सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है, खासकर दक्षिण भारत की, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, संगम साहित्य के अनुसार दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहते थे। और साधारण हलवाही को? उसे उज्वर कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर या दास थे, उन्हें कड़ैसियार और अधिमाई कहते थे। और उत्तर भारत में गांव का मुखिया? उसे ग्राम भोजक कहते थे। और ये पद अक्सर वंशानुगत होता था। तो ये थी नर्मदा घाटी के आखेटकों से लेकर गुप्त काल के वैज्ञानिक आविष्कारों तक की एक तेज लेकिन बहुत ही विस्तृत यात्रा। हाँ, हमने प्राचीन भारत के इतिहास के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को छुआ है, जो सीटेट परीक्षा के लिए जरूरी है। हमने देखा कि कैसे समाज, राज्य और विचार समय के साथ बदले। और सोचने वाली बात यह है कि इन प्राचीन बुनियादों में से कौन सी चीजें आज भी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन, हमारे समाज और शासन को प्रभावित करती हैं। इसी विचार के साथ हम इतिहास का ये खंड समाप्त करते हैं। आगे हम भूगोल और नागरिक शास्त्र पर भी इसी तरह गहराई से चर्चा करेंगे। बने रहिए स्मार्ट स्टडी जोन के साथ। तो अगला टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। हमारे पास NCERT क्लास 7 पर आधारित कुछ नोट्स हैं।
अब हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, हम इन नोट्स के जरिए उस कहानी को समझना चाहते हैं कि आज का भारत कैसे बना, इसकी नींव उस दौर में कैसे रखी गई थी। बिल्कुल। हम राजवंशों, प्रशासन और संस्कृति के जरूरी पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो इन नोट्स में सामने आती है वो है कि उस दौर में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल रहा था। हाँ, और इसका सबसे मजेदार उदाहरण है नक्शों का बदलना। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि जानकारी कैसे सफर करती थी और कैसे समय के साथ सटीक होती गई। सोचिए, 1154 में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने एक नक्शा बनाया था। उसमें दक्षिण भारत वहां था जहां आज हम उत्तर भारत देखते हैं, और श्रीलंका का द्वीप वो तो बिल्कुल टॉप पर था। अरे, मतलब आज के नक्शे का ठीक उल्टा। हाँ, एक तरह से। और फिर देखिए, लगभग 600 साल बाद 1720 के दशक में एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर ने जो नक्शा बनाया वो काफी हद तक वैसा ही था जैसा हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ नक्शों का विकास नहीं है, ये ज्ञान का विकास है। सही कहा। और सिर्फ नक्शे ही नहीं, शब्दों के मतलब भी बदल रहे थे। जैसे हिंदुस्तान शब्द। अच्छा। 13वीं सदी में जब इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने ये शब्द इस्तेमाल किया तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके से था। मतलब जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था। बिल्कुल। लेकिन 300 साल बाद 16वीं सदी में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया तो वो यहाँ के भूगोल, यहाँ की संस्कृति का वर्णन करने के लिए कर रहा था। तो मतलब तब तक ये एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका था। हाँ, और इसी दौर में मतलब आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी जैसी नई फसलें भी बाहर से आईं। सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल शुरू हुआ। पर्शियन व्हील। जी। ये तो हुए शुरुआती बदलाव, लेकिन असली खेल तो सत्ता का था। उस दौर की एक बहुत मशहूर लड़ाई का जिक्र है, त्रिपक्षीय संघर्ष। हाँ, ये बहुत लंबी चली थी। ये कौन थे और क्यों लड़ रहे थे? ये 3 राजवंश थे। पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। और ये तीनों सदियों तक एक ही शहर पर कब्जे के लिए लड़ते रहे। एक शहर के लिए? कौन सा शहर था ये? कन्नौज। कन्नौज में ऐसा क्या खास था? कन्नौज गंगा घाटी के ठीक बीच में था। इसका मतलब था कि जिसका कन्नौज पर कब्जा होगा उसका उस समय के सबसे उपजाऊ और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके पर कब्जा होगा। अच्छा, तो ये उस दौर का दिल्ली था एक तरह से? आप कह सकते हैं। इस लड़ाई ने तीनों राजवंशों को बहुत कमजोर कर दिया, जिसका फायदा बाद में दूसरों ने उठाया। और दक्षिण में क्या हो रहा था? नोट्स में चोल साम्राज्य का जिक्र बहुत प्रमुखता से है। चोल उस दौर की एक सुपर पावर थे। विजयालय ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन 2 राजाओं ने इसे शिखर पर पहुंचाया। पहले थे राजराज प्रथम, जिन्होंने साम्राज्य को बहुत मजबूत किया, और दूसरे थे उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी नौसेना से दक्षिण पूर्व एशिया तक हमला किया था। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात रही होगी। सोचिए, एक भारतीय राजा गंगा घाटी से अपनी सेना लेकर श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया तक जा रहा है। ये उनकी समुद्री ताकत दिखाता है। समुद्री ताकत और व्यापार से आई दौलत। इसी दौलत का नतीजा थी उनकी शानदार कांस्य की मूर्तियां। हाँ, नटराज की वो मशहूर मूर्ति, वो तो आज भी भारतीय कला का प्रतीक मानी जाती है। बिल्कुल। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ लड़ाई से तो नहीं चल सकता। उनका प्रशासन कैसा था? नोट्स में उर, नाडु, नगरम जैसे कुछ शब्द है। ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बुनियाद थे। उर मतलब किसानों की बस्तियां। अच्छा। कई उर मिलकर नाडु बनाते थे, जो एक तरह से जिले जैसा था। नाडु का काम टैक्स इकट्ठा करना और न्याय करना था, और नगरम वो व्यापारियों के संगठन थे जो शहरों का कामकाज देखते थे। काफी व्यवस्थित सिस्टम था। बहुत ज्यादा। चलिए अब उत्तर की तरफ चलते हैं, दिल्ली सल्तनत की ओर। यहाँ का इतिहास तवारीख नाम के ग्रंथों से पता चलता है। इसमें न्याय चक्र का एक सिद्धांत दिया गया है। ये क्या है? ये उस दौर की राजनीति और अर्थव्यवस्था का मतलब सार है। फक्र-ए-मुदब्बिर नाम के एक लेखक ने लिखा था कि राजा सैनिकों के बिना नहीं रह सकता। ठीक है। सैनिकों को वेतन चाहिए। वेतन आता है किसानों से वसूले गए टैक्स से, और किसान टैक्स तभी दे पाएंगे जब वो खुशहाल हों। मतलब एक खुशहाल किसान ही एक मजबूत राजा की नींव है। बिल्कुल। ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। इसी सल्तनत में एक बहुत मशहूर नाम आता है, रजिया सुल्तान का। हाँ, 1236 से 1240 तक, सिर्फ 4 साल के लिए। वो अपने पिता इल्तुतमिश की बेटी थीं और अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थीं। ये बात तो उस समय के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज भी मानते थे। जी हाँ। तो फिर वो असफल क्यों हुई?
क्योंकि उस दौर का समाज और जो अमीर सरदार थे वो एक औरत को अपने सुल्तान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं था, लेकिन उनका औरत होना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। मतलब सामाजिक स्वीकृति भी जरूरी होती है। बहुत जरूरी। सल्तनत को और मजबूत करने का काम खिलजी और तुगलक वंश ने किया। यहाँ इक्ता सिस्टम का जिक्र आता है। हाँ, ये मनसबदारी से कैसे अलग था? देखिए, इक्ता सल्तनत काल की व्यवस्था थी। इसमें सुल्तान अपने सैनिक कमांडरों को जमीन का एक टुकड़ा देता था जिसे इक्ता कहते थे। अच्छा। उस जमीन से टैक्स वसूलने और वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उस कमांडर की होती थी जिसे मुक्ति कहते थे। बदले में वो सुल्तान को सैनिक मदद देता था। हाँ, तो ये एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंचाइजी हो गई। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिस्टम को बहुत सख्ती से लागू किया। उसने किसानों की उपज पर खराज नाम का टैक्स लगाया जो सीधे सीधे 50% था। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। लेकिन खिलजी के सामने मंगोलों के हमलों का खतरा था। उसे एक बड़ी सेना रखनी थी, इसलिए उसने बाजार में चीजों की कीमतें भी कंट्रोल की ताकि सैनिक कम वेतन में गुजारा कर सके। उसकी नीतियां कठोर थीं लेकिन असरदार। हाँ, जबकि मोहम्मद तुगलक की योजनाएं वो थोड़ी अलग थीं। वो तो अक्सर मजाक का पात्र बनती हैं, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। देखिए, कागज पर ये अच्छा आइडिया था ताकि पूरे भारत पर नजर रखी जा सके, लेकिन असलियत में एक आपदा बन गया। और उसकी टोकन करेंसी? वो भी समय से बहुत आगे की सोच थी। उसने सोने चांदी की जगह सस्ते धातु के सिक्के चलाए, लेकिन लोग तैयार नहीं थे और लोगों ने घर पर ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हाँ, इसी के समय मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तुगलक के बाद सल्तनत कमजोर हुई और फिर आए मुगल। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल करके एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन असली मुगल साम्राज्य की नींव रखी अकबर ने। बिल्कुल। और यहाँ आती है मनसबदारी व्यवस्था। हाँ, और ये एकता से अलग थी। मनसब एक पद या रैंक होता था। इस रैंक के दो हिस्से थे, जात और सवार। जात और सवार, इनका मतलब क्या था? जात से उस अधिकारी का दरबार में पद और उसका वेतन तय होता था। जात जितना ऊंचा, पद और वेतन उतना ज्यादा। और सवार? सवार से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी टुकड़ी में रखने होंगे। ये तो बहुत चालाक व्यवस्था थी। हाँ, क्योंकि इससे अकबर ने राजपूतों से लेकर तुर्क और अफगानों तक हर किसी को मुगल प्रशासन का हिस्सा बना लिया। सबकी वफादारी सीधे बादशाह के प्रति होती थी। और टैक्स के लिए अकबर ने जब्त सिस्टम लागू किया। हाँ, जिसे टोडरमल ने बनाया था। ये कैसे काम करता था? इसमें पिछले 10 सालों में किसी इलाके में हर फसल की पैदावार और उसकी कीमतों का सर्वे किया जाता था। अच्छा। उस औसत के आधार पर अगले 10 सालों के लिए टैक्स तय कर दिया जाता था। इससे किसान और सरकार दोनों को पता होता था कि कितना टैक्स देना है और कितना मिलेगा। और अकबर की एक और नीति बहुत मशहूर है, सुलह कुल, जिसका मतलब था सर्वत्र शांति। ये सिर्फ एक धार्मिक नीति नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक जरूरत थी। अकबर समझ गया था कि इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। ये सब हमें अबुल फजल की लिखी अकबरनामा में मिलता है। जी, और औरंगजेब की नीतियां इसके ठीक विपरीत मानी जाती हैं। हाँ, औरंगजेब ने अकबर की कई नीतियों को पलट दिया। उसने दक्कन में मराठों के खिलाफ एक बहुत लंबी और महंगी लड़ाई लड़ी, जिसने मुगल खजाने को लगभग खाली कर दिया। और शिवाजी का अपमान भी किया। हाँ, जिससे मराठे हमेशा के लिए मुगलों के दुश्मन बन गए। उसकी नीतियों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। सत्ता और प्रशासन की ये छाप उस दौर की इमारतों पर भी दिखती है। नोट्स में वास्तुकला की 2 शैलियों का जिक्र है, अनुप्रस्थ टोडा और चापाकार। हाँ, इन्हें समझना बहुत आसान है। बताइए। अगर आप 2 खंभे खड़े करके उन पर एक सीधी पट्टी रख दे तो ये अनुप्रस्थ टोडा या ट्रेबिएट स्टाइल है। पुराने मंदिर ज्यादातर इसी स्टाइल में बनते थे। और चापाकार? चापाकार या आर्कुएट स्टाइल में मेहराब यानी आर्च का इस्तेमाल होता है। ये एक क्रांतिकारी तकनीक थी। मेहराब की मदद से आप बिना कई खंभों के बहुत बड़ी बड़ी और गुंबद वाली इमारतें बना सकते थे। जैसे कुतुब मीनार? बिल्कुल, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मुगलों ने तो वास्तुकला को एक नए स्तर पर ही पहुंचा दिया, जैसे चारबाग और पित्रादूरा। चारबाग मतलब 4 हिस्सों में बटा हुआ बगीचा, और पित्रादूरा
वो संगमरमर पर कीमती रंगीन पत्थरों को जड़ने की कला थी। ये हमें ताजमहल में सबसे खूबसूरत रूप में दिखती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि मंदिर बनवाना या तोड़ना दोनों ही राजनीतिक बयान होते थे। बिल्कुल। राजा अपनी ताकत और दौलत दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। इसीलिए जब कोई दूसरा राजा हमला करता तो वो भी अपनी ताकत साबित करने के लिए उन्हीं मंदिरों को निशाना बनाता। जैसा महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के साथ किया। हाँ, ये धर्म से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन का मामला था। चलिए अब राज दरबारों से निकलकर शहरों और गांवों की तरफ चलते हैं। हम्पी, सूरत, मसूलीपट्टनम जैसे शहरों का जिक्र है। ये उस दौर के बड़े व्यावसायिक केंद्र थे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी थी। उसकी एक खास बात थी कि किले की दीवारों को जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं बल्कि पत्थरों को आपस में फंसाने की इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल होता था। और सूरत? सूरत पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, जिसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते थे। ये अपने जरी वाले सूती कपड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। अच्छा। वहीं पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम एक बड़ा बंदरगाह शहर बन गया था। इन शहरों और साम्राज्यों के साथ साथ जंगलों में रहने वाले जनजातीय समाजों का भी जिक्र है। हाँ, और उनका भी इतिहास में बहुत अहम रोल था। जैसे गोंड लोग जो गोंडवाना में रहते थे, उनकी एक बहुत वीर रानी थी, रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर की मुगल सेना का सामना किया था। और पूर्वोत्तर में अहोम लोगों का जिक्र है। अहोम लोग आज के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली राज्य बनाया। उनके समाज में पाइक्स होते थे, मतलब ऐसे लोग जिनसे जबरन मजदूरी कराई जाती थी। अच्छा। वे बुरंजी नाम से अपने ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखते थे। और इन सबको जोड़ने वाले थे व्यापारी खानाबदोश यानी बंजारे। बंजारे उस दौर की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ थे। उनके हजारों बैलों के कारवां को टांडा कहा जाता था। वो गांव से अनाज खरीदते और शहरों में बेचते थे। अलाउद्दीन खिलजी भी इनका इस्तेमाल करता था। जी हाँ, अपनी सेना और बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए। तो हमने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की बात की। अब बात करते हैं उस दौर की सबसे बड़ी उथल-पुथल की, जो लोगों के दिलों में हो रही थी, भक्ति और सूफी आंदोलन। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक बदलाव था। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, जहां नयानार जो शिव भक्त थे और अलवार जो विष्णु भक्त थे। हाँ, इन संतों ने कर्म कांडों की जगह ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति पर जोर दिया। इसी दौर में दक्षिण में दो बड़े दार्शनिक भी हुए, शंकर और रामानुज। जी, केरल के शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसका सरल मतलब है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। और रामानुज? तमिलनाडु के रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने भक्ति के मार्ग पर जोर दिया। और ये भक्ति की लहर उत्तर भारत तक भी पहुंची। हाँ, और यहाँ इसने एक नया रूप लिया। कबीर जैसे संत हुए जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के कर्मकांडों पर सवाल उठाए। और गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और लंगर की परंपरा शुरू की, जहां सब बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते थे। इस्लाम में भी एक ऐसा ही आंदोलन चल रहा था, सूफीवाद। हाँ, सूफी इस्लाम के रहस्यवादी संत थे। वो बाहरी कर्मकांडों की जगह ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर देते थे। भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। बिल्कुल, जिनकी दरगाह आज भी अजमेर में है। इन भक्ति और सूफी आंदोलनों का नतीजा ये हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी खास सांस्कृतिक पहचान बनने लगी। सही बात है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ की पूजा एक बड़े पंथ के रूप में उभरी। कथक नृत्य, जो कथा शब्द से निकला है, वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार तक पहुंचा। अच्छा। चित्रकला में मिनिएचर पेंटिंग्स की बसोहली और कांगड़ा जैसी खूबसूरत शैलियां विकसित हुई। यहाँ तक कि बंगाल में मंदिरों की छतें भी गांव की झोपड़ियों जैसी बनने लगी। ये दिखाता है कि संस्कृति ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर भी जा रही थी। बिल्कुल। और फिर 18वीं सदी में ये पूरा मुगल ढांचा बिखरने लगा। हाँ, औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। रही सही कसर 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह के हमले ने पूरी कर दी। वो दिल्ली को लूटकर कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस अपने साथ ले गया। जी। और इस खालीपन को भरने के लिए नई ताकतें उभरी। हाँ, मुगल गवर्नरों ने ही अपने अपने सूबों को लगभग आजाद कर लिया। अवध, बंगाल और हैदराबाद ऐसे ही 3 बड़े राज्य बने। और इसी दौर में मराठा शक्ति का जबरदस्त उदय हुआ। शिवाजी के बाद पेशवाओं ने कमान संभाली। वे 2 तरह के टैक्स वसूलते थे, चौथ और सरदेशमुखी।
चौथ का मतलब था जमीन के कुल राजस्व का चौथाई हिस्सा यानी 25%। ये उन इलाकों से वसूला जाता था जो मराठा हमलों से बचना चाहते थे। और सरदेशमुखी? वो एक 10% का अतिरिक्त टैक्स था। और पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। हाँ, जिसने सिख समुदाय को एक मजबूत राजनीतिक और सैनिक शक्ति में बदल दिया। तो ये थी मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरी यात्रा। हमने देखा कि कैसे साम्राज्य बने और बिगड़े, प्रशासन के नए तरीके आए और कैसे भक्ति और सूफीवाद ने पूरे भारत की संस्कृति को एक नया रूप दिया। इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि ये दौर उथल-पुथल का जरूर था, लेकिन इसी दौर में भारत की क्षेत्रीय पहचानें मजबूत हुईं। आज हम जिसे भारत की विविधता कहते हैं, उसकी जड़ें इसी दौर में पनपीं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मध्यकाल में अलग अलग क्षेत्रों में जो विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनी, जैसे बंगाल की वास्तुकला या राजपूतों की शूरवीरता, क्या आज के भारत में भी उनकी उतनी ही मजबूत छाप दिखाई देती है? अगला टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के नोट्स पर आधारित एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होगी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से और हमें आज़ादी और उसके बाद की चुनौतियों तक ले जाएगी। तो आज का हमारा मकसद है इस पूरे दौर का एक फटाफट लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए रिवीजन करना। अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल, और चलिए इसे खोलते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये समझने की कहानी है कि बदलाव कैसे और क्यों हुए। जैसे हम सब जानते हैं कि पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन इन दो नामों के बीच लगभग 200 साल का सफर है, जिसमें एक ट्रेडिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई। और इतनी बड़ी जगह पर राज करने के लिए उन्हें पहले उसे समझना था। यहीं से उनके सर्वे और मैप बनाने का काम शुरू हुआ। हाँ, उनका सीधा सा हिसाब था, अगर किसी देश पर राज करना है तो पहले उसे अच्छी तरह जान लो। इसीलिए उन्होंने पूरे देश के नक्शे बनवाए, सर्वेक्षण करवाए और 19वीं सदी के आखिर में तो हर 10 साल में जनगणना यानी सेंसस भी शुरू कर दिया। ये सब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं था, ये शासन करने का एक बहुत जरूरी औजार था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? एक मसालों का व्यापार करने आई कंपनी ने इतने बड़े साम्राज्य की नींव कैसे रख दी? कहानी शुरू होती है साल 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर यानी एक इजाजतनामा मिलता है जो उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार देता है। मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ तो पहले से ही पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी मौजूद थे। मुकाबला तो तगड़ा रहा होगा। बहुत तगड़ा। और यही वजह थी कि शुरुआत में कंपनी सिर्फ एक मामूली व्यापारी खिलाड़ी थी। असली मोड़ आया 1707 में, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। उनकी मौत के बाद मजबूत मुगल साम्राज्य बिखरने लगा और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय नवाब और राजा थे वो ताकतवर होने लगे। और कंपनी को इसी राजनीतिक खालीपन में अपना मौका दिखा। बिल्कुल, और इस मौके को उन्होंने 2 बड़ी लड़ाइयों में भुनाया। पहली, जिसके बारे में हम सबने सुना है, 1757 की प्लासी की लड़ाई। हाँ, ये लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी की सेना के बीच हुई, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। लड़ाई की वजह सीधी थी। नवाब चाहते थे कि कंपनी अपनी किलेबंदी बंद करे और बाकी व्यापारियों की तरह टैक्स चुकाए। कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि प्लासी की लड़ाई एक असली लड़ाई से ज्यादा एक साजिश थी। बिल्कुल सही। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। लड़ाई के मैदान में मीर जाफर अपनी सेना के साथ चुपचाप खड़ा रहा और सिराजुद्दौला आसानी से हार गए। तो ये कंपनी की भारत में पहली बड़ी राजनीतिक और सैनिक जीत थी। हाँ, और इसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि किंग मेकर भी बन सकते हैं। प्लासी के बाद तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया होगा। इसके बाद अगली बड़ी चुनौती क्या थी? अगली बड़ी चुनौती थी 1764 में बक्सर की लड़ाई। इस बार कंपनी के सामने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना थी। लेकिन कंपनी यह लड़ाई भी जीत गई। और इस जीत का इनाम प्लासी से भी कहीं बड़ा था। बहुत बड़ा। 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब ये सुनने में एक प्रशासनिक पद लगता है, लेकिन असल में ये सोने की चाबी थी। दीवान बनने का मतलब था कि अब बंगाल के पूरे राजस्व
यानी टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी के पास आ गया था। ठीक समझे। और अब सोचिए इसका असर कितना गहरा हुआ होगा। अब तक कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था। दीवानी मिलने के बाद उन्हें ब्रिटेन से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं रही। अच्छा। वो अब भारत की ही पैसे से यहीं का सामान खरीद सकते थे, अपनी सेना का खर्च उठा सकते थे और अपने किले बना सकते थे। तो ये एक ऐसी आर्थिक जीत थी जिसने उनकी सैन्य जीत को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। बिल्कुल। तो लड़ाइयां जीतकर और फिर बंगाल का राजस्व हासिल करके उन्होंने अपनी नींव मजबूत कर ली। लेकिन पूरे भारत में फैलने के लिए उन्होंने सिर्फ लड़ाइयों का ही सहारा नहीं लिया, कुछ बहुत चालाक नीतियां भी अपनाई। हाँ, और उनमें से 2 नीतियां सबसे कुख्यात हैं। पहली थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। सुनने में तो दोस्ती का हाथ लगती थी, पर असल में एक मीठा जहर थी। मीठा जहरी थी। कंपनी भारतीय राजाओं से कहती थी कि हम बाहरी हमलों से आपकी रक्षा करेंगे, बस आप अपनी सेना भंग कर दीजिए और हमारी सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखिए। और बदले में आप उस सेना का रखरखाव का खर्च देंगे। लेकिन ये खर्च इतना ज्यादा होता था कि राजा कभी चुका ही नहीं पाते थे। और जब वो खर्च नहीं दे पाते थे तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनके राज्य का एक हिस्सा हड़प लेती थी। हैदराबाद और अवध जैसे बड़े राज्य इसी जाल में फंसे थे। मतलब ये बिना लड़े किसी राज्य की संप्रभुता खत्म करने का एक तरीका था। हाँ, और उसे पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर बना लेने का। और दूसरी नीति थी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ये तो सहायक संधि से भी ज्यादा सख्त और सीधी थी। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का अपना कोई पुरुष वारिस मतलब बेटा नहीं होता था, तो उसकी मृत्यु के बाद वो राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, बल्कि सीधा कंपनी के शासन में चला जाएगा। हाँ, सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई राज्य इसी नीति के तहत हड़पे गए। इसने भारतीय शासकों में बहुत ज्यादा गुस्सा और असुरक्षा पैदा कर दी। तो इन नीतियों से उन्होंने राज्य हड़पे, लेकिन इतने बड़े इलाके को चलाने के लिए उन्हें एक सिस्टम भी तो चाहिए था। बिल्कुल, और यहीं से उनका प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा बनना शुरू हुआ। उन्होंने अपने कब्जे वाले इलाकों को 3 बड़ी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था: बंगाल, मद्रास और बम्बई। और हर प्रेसिडेंसी का शासन एक गवर्नर के हाथ में होता था। सही। और कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने हर जिले में 2 तरह की अदालतें शुरू की। एक दीवानी अदालतें जो जमीन जायदाद के मामले देखती थीं, और दूसरी फौजदारी अदालतें जो लड़ाई झगड़े और चोरी के मामले देखती थीं। और इन सब के ऊपर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ब्रिटिश संसद का कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का पहला बड़ा प्रयास था। बिल्कुल। तो एक तरफ राजनीतिक विस्तार चल रहा था और दूसरी तरफ प्रशासनिक पकड़ मजबूत की जा रही थी। लेकिन इन सब का असली मकसद तो पैसा कमाना था, खासकर जमीन से। हाँ, कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत से ज्यादा राजस्व निकालना था। और इसके लिए उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में 3 अलग अलग तरह की लगान व्यवस्थाएं लागू की। पहली थी स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। इसे 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में लागू किया। इसका नाम स्थायी इसलिए था क्योंकि इसमें जमींदारों को एक तय रकम हमेशा के लिए कंपनी को देनी होती थी। अच्छा, वो किसानों से कितना भी वसूले, कंपनी को अपनी तय रकम से मतलब था। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि जमींदारों ने किसानों का भारी शोषण किया। तो ये तो हुआ बंगाल का सिस्टम, लेकिन क्या पूरे भारत में यही तरीका अपनाया गया? नहीं। उत्तर पश्चिम भारत जैसे आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में उन्होंने 1822 में महलवारी व्यवस्था लागू की। यहाँ लगान की इकाई किसान नहीं बल्कि पूरा गांव या महाल होता था। मतलब गांव का मुखिया सबसे लगान इकट्ठा करके कंपनी को देता था। हाँ, और ये रकम स्थायी नहीं थी, इसे समय समय पर बदला जा सकता था। और दक्षिण भारत में? वहां उन्होंने रैयतवारी व्यवस्था अपनाई, जिसे थॉमस मुनरो ने लागू किया। रैयत का मतलब होता है किसान। तो इस सिस्टम में कंपनी ने जमींदारों को हटा दिया और सीधे किसानों से समझौता किया। हाँ, कागज पर यह व्यवस्था सबसे अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ भी लगान की दरें इतनी ज्यादा थीं कि किसानों की हालत खराब ही रही। इन लगान व्यवस्थाओं के अलावा उन्होंने किसानों को कुछ खास फसलें उगाने के लिए भी मजबूर किया है ना, जैसे बंगाल में नील। हाँ, नील की खेती किसानों के लिए एक बुरे सपने जैसी थी।
उन्हें अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाना पड़ता था, जिससे जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी और उन्हें उसकी कीमत भी बहुत कम मिलती थी। और इसी शोषण के खिलाफ 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। हाँ, हजारों किसानों ने नील उगाने से साफ मना कर दिया। दीनबंधु मित्र का मशहूर नाटक नील दर्पण इसी विद्रोह की दर्दनाक कहानी बताता है। कंपनी की इन नीतियों का असर सिर्फ गांवों और किसानों पर नहीं पड़ रहा था, जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों का जीवन भी पूरी तरह बदल रहा था। बिल्कुल। आदिवासी समुदाय सदियों से जंगलों के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए थे। वो जूम खेती करते थे, यानी एक जगह खेती करने के बाद उसे कुछ साल के लिए खाली छोड़ देते थे ताकि जमीन अपनी उर्वरता वापस पा सके। जंगल उनके घर थे, उनकी पहचान थे। लेकिन अंग्रेजों ने नए वन कानून बनाए और जंगलों को आरक्षित संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे उनकी आजादी छिन गई। उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया गया। उनकी पारंपरिक झूम खेती पर रोक लगा दी गई। और इसी समय बाहरी लोग, जिन्हें आदिवासी दीकू कहते थे, हाँ, जैसे कि महाजन, व्यापारी और ठेकेदार, उनके इलाकों में घुस आए और उनका शोषण करने लगे। इसी शोषण और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई से एक बहुत बड़ा आदिवासी विद्रोह खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। हाँ, बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर के इलाके में उलगुलान यानी महाविद्रोह का बिगुल फूंका। उनका मकसद था दीकुओं के शासन को खत्म करना और एक ऐसा स्वर्ण युग वापस लाना जहां मुंडा लोग आजादी से रह सके। और सफेद झंडा उनके आंदोलन का प्रतीक था। हाँ, हालांकि 1900 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके आंदोलन ने अंग्रेजों को आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट जैसा कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। और भी कई आदिवासी विद्रोह हुए, जैसे 1855 का संथाल विद्रोह और 1910 का बस्तर विद्रोह। ये सब दिखाता है कि जमीन पर गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। सही कहा। किसानों का असंतोष, राजाओं और नवाबों की छीनी हुई सत्ता, आदिवासियों का गुस्सा और सिपाहियों की अपनी शिकायतें, इस सारा बारूद इकट्ठा हो रहा था। इसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी 1857 में मिली। 1857 की बगावत, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके कारण तो कई सालों से बन रहे थे। हाँ, राजनीतिक कारणों में डलहौजी की विलय नीति थी, आर्थिक कारणों में भारी लगान, लेकिन जो तात्कालिक कारण बना वो था सैनिक। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। बिल्कुल। नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों पर एक ग्रीस लगी होती थी जिसे दांत से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इस ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी है। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। उन्हें लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हाँ। और इसकी शुरुआत हुई 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे से। हाँ, जब उन्होंने अपने अफसर पर हमला किया। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी, जेल तोड़ दी और दिल्ली की तरफ चल पड़े। और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हाँ, और देखते ही देखते ये विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हर जगह स्थानीय नेता सामने आए। बिल्कुल। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में आरा के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। लेकिन इतनी बड़ी बगावत के बावजूद ये सफल क्यों नहीं हो पाई? इसके कई कारण थे। विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला। दक्षिण और पश्चिम भारत काफी हद तक शांत रहा। विद्रोहियों के पास एक संगठित नेतृत्व और भविष्य की साफ योजना की कमी थी। और अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और संगठन थे। हाँ, उन्होंने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस बगावत का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा नतीजा था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। और गवर्नर जनरल का पद अब वाइसराय कहलाने लगा। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। सही। सेना में भी बड़े बदलाव किए गए। हाँ, अंग्रेजों को लगा कि बगावत की वजह सेना में भारतीय सिपाहियों की ज्यादा संख्या थी। बिल्कुल। इसलिए अब सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही उन्होंने बांटों और राज करो की नीति के तहत गोरखा, सिख और पठानों जैसी तथाकथित मार्शल रेस की भर्ती शुरू की। 1857 के बाद का दौर सिर्फ प्रशासनिक बदलावों का नहीं था, बल्कि भारतीय समाज के अंदर भी एक नई चेतना जाग रही थी। बिल्कुल। 19वीं सदी में
समाज सुधार का एक बड़ा आंदोलन चला। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए एक जबरदस्त अभियान चलाया, जिसके कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। हाँ, और समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक जाति व्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार किया गया। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अपनी किताब गुलामगिरी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की। और दक्षिण में पेरियार ने? हाँ, तमिलनाडु में स्वाभिमान आंदोलन चलाया और B.R. अम्बेडकर ने 20वीं सदी में मंदिर प्रवेश आंदोलनों और संविधान के माध्यम से छुआछूत के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। इसी सामाजिक और बौद्धिक जागरण के माहौल में एक नई राजनीतिक चेतना का भी जन्म हो रहा था। और इसी चेतना ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। इसकी स्थापना एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। शुरुआत में कांग्रेस पर नरम दल के नेताओं का प्रभाव था, जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये लोग प्रार्थना और याचिकाओं के जरिए सुधारों की मांग करते थे। सही, लेकिन जल्द ही एक नया गुट सामने आया जिसे गरम दल कहा गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता नरम दल के तरीकों से असहमत थे। और तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, वो ज्यादा आक्रामक और आत्मनिर्भर तरीकों के पक्ष में थे। और इस आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आया 1905 में, जब वायसराय कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। हाँ, जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। और फिर 1915 में भारतीय राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सफल सत्याग्रह करने के बाद गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने आते ही बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों में कूदने की बजाय स्थानीय मुद्दों को उठाया। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद में सफल आंदोलन किए। इन सफलताओं ने उन्हें पूरे भारत में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने 3 बड़े अखिल भारतीय आंदोलन चलाए। पहला था 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसमें लोगों से सरकारी नौकरियां, स्कूल और अदालतें छोड़ने का आह्वान किया गया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। हाँ, दूसरा बड़ा आंदोलन था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। और तीसरा और आखिरी बड़ा आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। लेकिन जैसे जैसे आजादी नजदीक आ रही थी, देश के बंटवारे का खतरा भी बढ़ रहा था। हाँ, मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, ने 1940 में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया था। आखिरकार 3 जून 1947 को आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी और उसके बंटवारे की योजना पेश की। आज़ादी मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। इसके बाद नए भारत के सामने क्या चुनौतियां थीं? आज़ादी के बाद के भारत के सामने 3 मुख्य काम थे। पहला, एक ऐसा संविधान बनाना जो इतने विविध देश को एक साथ रख सके। ये काम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा ने किया और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दूसरा काम था राज्यों का गठन। हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। और तीसरा काम देश का आर्थिक विकास, जिसके लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने चालाक नीतियों और सैन्य ताकत के दम पर एक साम्राज्य खड़ा किया, और फिर कैसे उसी साम्राज्य के खिलाफ धीरे धीरे एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया। यहाँ जो पैटर्न दिखता है वो ये है कि आर्थिक नियंत्रण, राजनीतिक नीतियां और सामाजिक फूट, ये सब औपनिवेशिक शासन के आपस में जुड़े हुए हथियार थे। सही।
और इसके जवाब में भारतीय प्रतिरोध भी बिखरे हुए स्थानीय विद्रोहों से विकसित होकर एक संगठित अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, ये चेतना के विकास की कहानी है। आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने सेना में मार्शल रेस की धारणा को बढ़ावा दिया और गोरखा, सिख और पठानों जैसी खास समुदायों की भर्ती बढ़ाई। जरा सोचिए, इस नीति ने अगले 100 सालों तक और शायद आजादी के बाद भी। आज हम एनसीईआरटी भूगोल के उन खास हिस्सों पर नजर डालेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं, खासकर सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, हम सौर मंडल से शुरू करके पृथ्वी के अंदर तक जाएंगे और फिर देखेंगे कि जमीन का चेहरा कैसे बदलता है, और आखिर में बात करेंगे कृषि और उद्योग की। हमारा मकसद है हर टॉपिक के सबसे जरूरी फैक्ट्स को आसान भाषा में समझना। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है सौर मंडल और उसमें हमारी पृथ्वी। स्रोत बताते हैं कि आसमान में जो चीजें हैं वो 2 तरह की हैं। हाँ, एक तो तारे जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे हमारा सूरज, और दूसरे हैं ग्रह जो तारों की रोशनी से चमकते हैं। बिल्कुल, हमारा सौर मंडल भी इसी सूरज, 8 ग्रहों, उनके उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों से बना है। सूरज इस परिवार का मुखिया है ना? हाँ बिल्कुल, केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम गैस का एक धधकता हुआ गोला। और ग्रहों का जो क्रम है वो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सूरज से दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। स्रोत में एक बात पे जोर दिया गया है, पहले 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ग्रह चट्टानों से बने हैं, ठोस है। ओके। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पत्थरों की पूरी बेल्ट है, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट। हाँ, ये एक तरह से बाउंड्री है। इसके पार जो बाकी 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस और तरल से बने हैं। कुछ ग्रहों के तो खास नाम भी हैं, जैसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। हाँ, क्योंकि उनका साइज लगभग एक जैसा है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। स्रोत में एक शब्द आया है, भूआब, जियोइड। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ है, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। जियो आब का मतलब है कि हमारी पृथ्वी एकदम क्रिकेट की गेंद जैसी गोल नहीं है। अच्छा। ये एक संतरे की तरह है, जो ऊपर और नीचे यानी ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है। अच्छा, ओके। और जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो इसके साथ ही मतलब चंद्रमा को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को इस पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। एक कमाल की बात यह है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं। और ठीक इतना ही टाइम उसे अपनी धुरी पर एक बार घूमने में भी लगता है। अच्छा, इसीलिए हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा दिखाई देता है, एक ही साइड दिखती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख लिया, चलिए अब जरा इसके नक्शे पर बनी काल्पनिक लाइनों को समझते हैं। अगला टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। आखिर ये लाइनें क्यों खींची गई? ये लाइनें मतलब किसी भी जगह का पता और समय बताने के लिए दुनिया का एड्रेस सिस्टम है। ओके। अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स, ग्लोब पर खींची गई लेटी हुई रेखाएं हैं। इनमें सबसे जरूरी है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल। और कुछ खास अक्षांश रेखाएं भी हैं जिन पर सीधे सवाल आते हैं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, जो भारत के लगभग बीच से गुजरती है। हाँ, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। सही है। और इन्हीं रेखाओं से पृथ्वी का मौसम तय होता है। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी वाला इलाका। हाँ, क्योंकि यहाँ साल भर सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, ये तो हुई लेटी हुई रेखाएं। अब उन खड़ी रेखाओं की बात करते हैं जिन्हें देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। हाँ, देशांतर समय बताने के लिए है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये दुनिया के समय के लिए एक स्टार्टिंग लाइन जैसी है। बिल्कुल। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और हर 1 डिग्री देशांतर घूमने में उसे 4 मिनट का वक्त लगता है। अच्छा, तो इसी हिसाब से भारत का स्टैंडर्ड टाइम यानी IST तय होता होगा। एकदम सही। भारत ने 82 आधा डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को अपना मानक समय माना है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। हाँ, अगर आप 82.5 को 4 मिनट से गुणा करें तो आएंगे 330 मिनट, जो होते हैं 5.5 घंटे।
इसीलिए भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। बहुत साफ तौर पे समझ आ गया। अच्छा, ये जो पृथ्वी घूम रही है, इसी से जुड़ा हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। स्रोत में 2 तरह की गतियों का जिक्र है। पहली है घूर्णन यानी रोटेशन। मतलब पृथ्वी का अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमना। हाँ, ये चक्कर करीब 24 घंटे में पूरा होता है और इसी से दिन और रात होते हैं। ग्लोब पर वो लाइन जो दिन और रात को अलग करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और दूसरी गति है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। मतलब पृथ्वी का सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाना, जिसमें 365 क्वार्टर दिन लगते हैं। इसी से मौसम बदलते हैं। यहाँ कुछ तारीखें हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। हाँ, ये 4 तारीखें तो याद रखनी ही है। 21 जून सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसे उत्तरायंत कहते हैं। फिर है 22 दिसंबर। अब कहानी उल्टी हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। सही है, क्योंकि सूरज मकर रेखा पर होता है। इसे दक्षिणायंत कहते हैं। और फिर आती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की तारीखें। इक्विनॉक्स। इन दोनों दिन सूरज सीधे विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पर चमकता है। तो पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। बिल्कुल। मौसम बदलने से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। और ये जीवन सिर्फ जमीन पर तो नहीं है। तो अगला टॉपिक यही है, पृथ्वी के परिमंडल। बिल्कुल। 4 मुख्य परिमंडल हैं। स्थलमंडल मतलब जमीन, जलमंडल मतलब पानी, वायुमंडल हवा, और इन तीनों का वो हिस्सा जहां जीवन है उसे कहते हैं जीवमंडल या बायोस्फीयर। स्थलमंडल के बारे में 2 फैक्ट्स दिए गए हैं। दुनिया की छत और दुनिया की सबसे गहरी खाई। हाँ, सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है 11,022 मीटर गहरा। मतलब एवरेस्ट भी उसमें पूरा डूब जाएगा। हाँ, और तब भी जगह बच जाएगी। और जलमंडल, मुझे लगता है हम ये भूल जाते हैं कि पीने लायक पानी कितना कम है। ये बहुत जरूरी बात है। पृथ्वी का 97% से ज्यादा पानी महासागरों में है और वो खारा है। सिर्फ 2.5% ही मीठा पानी है। हाँ, और महासागरों में अटलांटिक महासागर का एस आकार बहुत खास है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्ग है। अब वायुमंडल की बात करते हैं। क्या ये बस हवा का एक गोला है या इसमें भी परतें हैं? इसमें कई परतें हैं, लेकिन हमारी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ी हैं 2। सबसे नीचे वाली परत क्षोभमंडल, जहां सारा मौसम का खेल होता है। हाँ, बारिश, बादल, तूफान सब यहीं। और इसके ठीक ऊपर है समताप मंडल। यहाँ शांति होती है, इसीलिए हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं। और हमारी जिंदगी बचाने वाली ओजोन परत भी यही है। बिल्कुल, इसी समताप मंडल में। कमाल है। तो हमने जमीन, पानी और हवा की बात कर ली। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारे पैरों के नीचे आखिर है क्या? इसे एक प्याज की तरह समझिए। सबसे ऊपरी पतली परत को परपटी या क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। हाँ, महाद्वीपों के नीचे ये सियाल से और महासागरों के नीचे सीमा से बनी है। सियाल मतलब? सिलिका और एल्यूमिना। सही। और सीमा मतलब? सिलिका और मैग्नीशियम। और इस पतली परत के नीचे क्या है? उसके नीचे एक बहुत मोटी परत है जिसे मैंटल कहते हैं। यहीं पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। और सबसे अंदर? सबसे केंद्र में है क्रोड या कोर, जो निफे से बना है। निफे यानी निकिल और फेरस मतलब लोहा। बिल्कुल। यहाँ का तापमान और दबाव बहुत ही ज्यादा है। तो इसी मैग्मा और परतों से चट्टानें बनती होंगी। स्रोत में 3 तरह के चट्टानों का जिक्र है। हाँ, पहली है आग्नेय शैल, इग्नियस। जब ज्वालामुखी का लावा या मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो ये बनती हैं। दूसरी है अवसादी, सेडिमेंट्री। हाँ, हवा और पानी चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे कण बहा ले जाते हैं और परत दर परत जमा करते हैं। लाखों साल के दबाव से पत्थर बन जाती हैं। और जीवाश्म यानी फॉसिल्स इन्हीं में मिलते हैं ना? सबसे जरूरी बात यही है, जीवाश्म सिर्फ अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। और तीसरी है कायांतरित शेल, मेटामॉर्फिक। ये कैसे बनती है? जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें जमीन के अंदर भयंकर गर्मी और दबाव में पकती हैं तो उनका पूरा रूप ही बदल जाता है, जैसे चूना पत्थर से संगमरमर का बनना। ताजमहल वाला संगमरमर। वही। तो ये चट्टानें स्थिर नहीं हैं और हमारी पृथ्वी की सतह भी लगातार बदल रही है। अगला टॉपिक यही है, हमारी बदलती पृथ्वी। कौन सी ताकतें ये बदलाव ला रही हैं? 2 तरह की ताकतें हैं। एक है अंतर्जनित बल, जो पृथ्वी के अंदर से काम करती हैं, जैसे भूकंप। और दूसरी है बहिर्जनित बल, जो सतह के ऊपर काम करती हैं, जैसे नदी, हवा, ग्लेशियर। भूकंप के बारे में 2 शब्द हैं, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। इनमें क्या फर्क है? उद्गम केंद्र मतलब फोकस, जमीन के अंदर वो जगह है जहां भूकंप शुरू होता है।
और अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर जमीन की सतह पर ठीक उसके ऊपर वाला बिंदु होता है। सबसे ज्यादा तबाही अधिकेंद्र के पास ही होती है। हाँ, क्योंकि ऊर्जा की तरंगे सबसे पहले वहीं पहुंचती हैं। और बाहर काम करने वाली ताकतें जमीन पर कैसी आकृतियां बनाती हैं? ये बहुत दिलचस्प आकृतियां बनाती हैं। नदी जब मैदानी इलाकों में बहती है तो सांप की तरह मुड़कर चलती है। इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। और समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। बिल्कुल। रेगिस्तान में हवा चट्टानों को नीचे से ज्यादा काटती है, जिससे वो छत्रक शैल यानी मशरूम रॉक जैसी दिखती हैं। और रेत के टीले बनाती हैं, जिन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। सही। पृथ्वी की इन बदलती आकृतियों को समझने के बाद अब देखते हैं कि इंसान इस जमीन का इस्तेमाल कैसे करता है। अगला टॉपिक है कृषि। कृषि को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है निर्वाह कृषि, जो सिर्फ परिवार का पेट भरने के लिए होती है। हाँ, जैसे झूम खेती। और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि, जिसका मकसद फसल को बाजार में बेचकर पैसा कमाना होता है। जैसे चाय के बागान। बिल्कुल, उसे रोपण कृषि कहते हैं। कुछ खास फसलों और उनकी जरूरतों के बारे में भी सीधे सवाल बनते हैं। हाँ, जैसे चावल के लिए ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा पानी चाहिए, गेहूं को मध्यम तापमान और कटाई के वक्त तेज धूप की जरूरत होती है। और कपास के लिए काली मिट्टी। हाँ, और करीब 210 दिन पाला रहित मतलब बिना ठंड के। और पटसन को उसके रंग की वजह से गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, कृषि के लिए संसाधन चाहिए और कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। तो हमारा आखिरी टॉपिक है संसाधन और उद्योग। संसाधन 2 तरह के हैं, नवीकरणीय जो खत्म नहीं होते जैसे सूरज की रोशनी, और अनवीकरणीय जिनके भंडार सीमित हैं जैसे कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं स्रोत में। हाँ, कोयले को अंतर्हित धूप या बरीड सनशाइन भी कहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा नाम है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि कोयला करोड़ों साल पहले जमीन में दबे पेड़ पौधों से बना है, जिन्होंने अपनी ऊर्जा सूरज से ली थी। अच्छा, तो ये करोड़ों साल पुरानी धूप की ऊर्जा है। और पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। बिल्कुल, उसकी कीमत की वजह से। और उद्योगों के बारे में कुछ खास फैक्ट्स? लोहा इस्पात उद्योग को पोषक उद्योग या फीडर इंडस्ट्री कहते हैं। पोषक उद्योग? हाँ, क्योंकि बाकी सभी उद्योगों के लिए मशीनें और औजार लोहे इस्पात से ही बनते हैं। ये दूसरे उद्योगों का पोषण करता है। समझ गया। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और जापान के ओसाका को जापान का मैनचेस्टर। और आज के दौर में आईटी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेंटर अमेरिका में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली और भारत में बेंगलुरु हैं। तो आज हमने सौरमंडल से अपनी यात्रा शुरू की, पृथ्वी की परतों को समझा, उसे बदलने वाली ताकतों को देखा और फिर कृषि से लेकर उद्योगों तक का एक तेज सफर तय किया। हाँ, और हमने कई जरूरी तथ्यों पर ध्यान दिया जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक बात साफ होती है कि भूगोल के ये सभी तत्व एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इस पर आगे सोचने के लिए एक विचार ये है, हमने पृथ्वी के क्रोड की बात की जो लोहे और निकिल से बना है। इसी पिघले हुए लोहे के घूमने से पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये एक अदृश्य कवच की तरह है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सौर पवनों से बचाता है। अच्छा। और इसी सुरक्षा कवच की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल टिक सका और जीवन संभव हो पाया। तो भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे अद्भुत सिस्टम की कहानी है जिसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला टॉपिक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान। हमारे पास जो नोट्स हैं वो NCERT की किताबों पर आधारित हैं। तो आज हम भारतीय लोकतंत्र की इस पूरी मशीनरी को एक तरह से खोल कर देखने वाले हैं। हाँ, मतलब इसका ब्लूप्रिंट क्या है, इसका इंजन कैसे काम करता है। बिल्कुल। और अगर कोई खराबी आ जाए तो इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, यानी हमारी न्यायपालिका। बहुत दिलचस्प नजरिया है। और ये मशीनरी सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों से होते हुए गांवों तक फैली हुई है। तो चलिए इसके ब्लूप्रिंट यानी संविधान से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो संविधान, हम सब जानते हैं कि ये नियमों की एक किताब है, पर इसका सबसे जरूरी काम क्या है? शायद शक्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकना भी और साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भी। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का राज नहीं होता। सही बात है। संविधान ये पक्का करता है कि जो ज्यादा संख्या में है वो कम संख्या वालों पर हावी ना हो जाए। इसका एक अच्छा उदाहरण नेपाल है। अच्छा जी, वहां 2015 में नया संविधान लाना पड़ा क्योंकि पुराना वाला पूरी तरह राजा की शक्ति पर ही केंद्रित था। जनता के अधिकार उसमें उतने मजबूत नहीं थे। समझ गया। तो अब आते हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों पर। पहला है संघवाद, मतलब फेडरलिज्म। हाँ, संघवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में सरकार के एक से ज्यादा स्तर हैं। जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकारें, और अब तो स्थानीय सरकारें भी हैं, पंचायतें, नगरपालिकाएं। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि भारत जैसे बड़े देश को सिर्फ
एक जगह दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। हर स्तर पर अलग-अलग जरूरतें होती हैं। दूसरा लक्षण है संसदीय शासन पद्धति, जिसका मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिक, मतलब 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं और वो प्रतिनिधि ही देश चलाते हैं। और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, वो है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार के 3 अंग हैं और तीनों एक दूसरे से एक तरह से स्वतंत्र हैं। पहला हो गया विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जो कानून बनाते हैं। मतलब हमारे चुने हुए सांसद और विधायक। ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। जी, जो उन कानूनों को लागू करते हैं, जैसे मंत्री और सारे सरकारी अधिकारी। और तीसरा? तीसरा है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, हमारी अदालतें, जिनका काम है कानूनों की रक्षा करना और ये देखना कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। अच्छा, और चौथा लक्षण है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, जिसका बहुत सीधा सा मतलब है कि राज्य का, मतलब सरकार का, अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर हैं। बिल्कुल। और इसी संविधान में हमें मिले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जी, जिन्हें संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। जी, इसमें 6 मुख्य अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और सबसे जरूरी कौन सा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आपकी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं। ये एक तरह की गारंटी है। इस अधिकार के बिना बाकी 5 अधिकार बेमानी हो जाते। सही बात है। तो अब बात करते हैं संसद की, जहां ये कानून बनते हैं। बिल्कुल। संसद, जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। पहले लोकसभा को समझते हैं। इसमें 543 सदस्य होते हैं, जिन्हें जनता सीधे चुनती है। हाँ, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और ये 543 चुने हुए सदस्य होते हैं। और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है 272 सीटों का। जी, आधे से एक ज्यादा। जिसे ये मिल गया वो सरकार बनाता है। और जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती, उसमें से सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दल कहलाती है। ठीक है, अब राज्यसभा पर आते हैं। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं, 233 चुने हुए और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और इन्हें जनता सीधे नहीं चुनती। नहीं, इन्हें राज्यों के विधानसभा के विधायक यानी MLAs चुनते हैं और ये एक स्थायी सदन है जो कभी पूरी तरह भंग नहीं होता। अच्छा, ये हमेशा बना रहता है? जी, इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। संसद की कार्यवाही में एक बहुत दिलचस्प हिस्सा होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। हाँ, ये कार्यवाही का पहला घंटा होता है। इसमें विपक्ष सरकार से तीखे सवाल पूछता है और सरकार को जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल, ये सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे मजबूत तरीका है। इससे सरकार की नीतियों की कमियां भी सामने आती हैं। चलिए, अब न्यायपालिका पर आते हैं। आपने बताया था कि इसकी संरचना एक पिरामिड की तरह है। जी, सबसे निचले स्तर पर है जिला अदालतें, जहां ज्यादातर मामले शुरू होते हैं। हाँ, फिर उनके ऊपर राज्यों में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर है नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और उसका फैसला सभी पर मान्य होता है। और इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी स्वतंत्रता, मतलब सरकार इसके काम में दखल नहीं दे सकती। जजों को हटाना भी बहुत मुश्किल होता है ना? जी, बहुत मुश्किल। और यही चीज शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को मजबूत करती है। कानून व्यवस्था भी 2 तरह की होती है ना? जी, फौजदारी और दीवानी। हाँ, क्रिमिनल और सिविल। फौजदारी कानून अपराधों से जुड़ा है, जैसे चोरी, मारपीट या हत्या। हाँ। इसकी प्रक्रिया FIR से शुरू होती है जी। और दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना होता है। जबकि दीवानी कानून, मतलब सिविल लॉ, वो अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है, जैसे जमीन का झगड़ा या तलाक के मामले। बिल्कुल। इसमें सीधे कोर्ट में याचिका दी जाती है। पुलिस का रोल कम होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जनहित याचिका, PIL। ये क्या है? ये एक बहुत ही अनोखा टूल है।
अगर किसी गरीब या ऐसे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है जो खुद अदालत नहीं जा सकता, तो कोई और उसकी तरफ से केस कर सकता है। हाँ, कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था उसकी तरफ से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकती है। इसने न्याय को बहुत लोगों तक पहुंचाया है। चलिए अब केंद्र से राज्य स्तर पर आते हैं। यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि क्या कह रहा था? विधायक यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और सरकार बनाने का तरीका भी वही है, बहुमत वाला? जी, जिस पार्टी के पास विधानसभा में आधे से ज्यादा MLA होते हैं वो सत्ता पक्ष बनती है और सरकार बनाती है, बाकी विपक्ष कहलाते हैं। और सत्ता पक्ष के विधायक अपना नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है? हाँ, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री यानी CM नियुक्त करता है। फिर CM की सलाह पर बाकी मंत्री नियुक्त होते हैं। तो राज्यपाल यानी गवर्नर की क्या भूमिका है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अच्छा, तो ये चुने नहीं जाते? नहीं, और इनका काम ये पक्का करना है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के हिसाब से काम करे। अब आते हैं शासन के सबसे निचले स्तर पर, गांव में, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। जी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? ये गांव के सभी वयस्क सदस्यों, मतलब सभी वोटरों की बैठक होती है। ये पंचायत को मनमानी करने से रोकती है, उससे सवाल करती है। तो असली पावर ग्राम सभा के पास है? होनी चाहिए। पंचायत में वार्ड पंच और सरपंच होते हैं जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है। एक सरकारी अधिकारी भी होता है, सचिव? हाँ, सेक्रेटरी। वो चुनाव से नहीं आता, सरकार उसे नियुक्त करती है। उसका काम रिकॉर्ड रखना और मीटिंग बुलाना होता है। और शहरों में यही व्यवस्था नगर प्रशासन कहलाती है। जी, बड़े शहरों में नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और छोटे कस्बों में नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी। यहाँ चुने हुए सदस्य पार्षद कहलाते हैं। हाँ, काउंसलर। और फैसलों को लागू करने वाला अधिकारी कमिश्नर होता है। ठीक है, अब इस पूरी व्यवस्था के मूल में आते हैं, लोकतंत्र और समानता। हाँ, और लोकतंत्र का आधार है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार, चाहे उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है। क्या राजनीतिक समानता का मतलब सामाजिक और आर्थिक समानता भी है? इसे कांता की कहानी से समझते हैं ना? जी, बहुत अच्छे से। कांता वोट देने के लिए लाइन में खड़ी है, जहां उसके मालिक से लेकर सब लोग एक ही लाइन में हैं, सब बराबर। ये हुई राजनीतिक समानता। लेकिन उसी दिन शाम को जब उसकी बेटी बीमार पड़ती है तो उसे इलाज के लिए पहले अपने मालिक से पैसे उधार लेने पड़ते हैं और फिर सरकारी अस्पताल की एक बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ उसकी बराबरी खत्म हो जाती है। हाँ, यहाँ उसकी राजनीतिक समानता और आर्थिक असमानता का फर्क साफ दिखता है। तो इस असमानता को कम करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए, जैसे मिड डे मील योजना। जी, ये योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों का स्कूल में नामांकन बढ़ाना नहीं था, बल्कि जातिगत भेदभाव को कम करना भी था। बिल्कुल, क्योंकि जब सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये समानता का एक बहुत बड़ा सबक होता है। और समानता का ये संघर्ष सिर्फ भारत में तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1950 के दशक में अमेरिका में रोजा पार्क्स नाम की एक अश्वेत महिला थी। हाँ, उन्होंने बस में अपनी सीट देने से मना कर दिया था। जी, और उनके उस एक न ने वहां नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो चाहे कांता की कहानी हो या रोजा पार्क्स का संघर्ष, ये हमें याद दिलाते हैं कि कानून बनाना एक बात है, पर समाज की सोच बदलना असली चुनौती है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि भारतीय शासन प्रणाली एक बहुस्तरीय संरचना है, जिसमें शक्तियों को केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक बांटा गया है। जी, और इस पूरे ढांचे की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका और हमारा संविधान है। बिल्कुल, संविधान और कानून एक आदर्श ढांचा तो देते हैं, लेकिन असल चुनौती उस आदर्श को जमीन पर उतारने में है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि कांता की कहानी में जो राजनीतिक और आर्थिक समानता का इतना गहरा अंतर दिखता है, उस खाई को पाटने के लिए और क्या कर सकते हैं? जी, एक लोकतंत्र के तौर पर मिड डे मील जैसे और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं जो सिर्फ कागज पर न रहें बल्कि लोगों की जिंदगी में सच में कोई बदलाव लाएं? अगला टॉपिक है भारतीय राजनीति में सामाजिक जीवन और न्याय से जुड़े कुछ जरूरी पहलू। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो NCERT की किताबों पर आधारित हैं, तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है।
समाज में जो असमानता है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और उन्हें बदलने के लिए हमारे पास क्या औजार है? बिल्कुल। आज हम पूर्वाग्रह से लेकर बाजार, मीडिया और आखिर में कानून तक इन सब चीजों को एक एक करके जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस। ये शब्द हम सुनते तो बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी के बारे में पहले से ही एक राय बना लेना, और वो राय अक्सर नेगेटिव होती है। बिना ये जाने कि वो इंसान कैसा है। हाँ, हम उसे एक खांचे में डाल देते हैं। जैसे ये सोच लेना कि शहर के लोग चालाक होते हैं या गांव के लोग पिछड़े होते हैं। भारतीय भाषाओं से बेहतर है, ये भी तो एक पूर्वाग्रह ही हुआ। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है, जब ये पूर्वाग्रह किसी एक व्यक्ति से हटकर पूरे समूह पर लागू हो जाता है। हाँ। तो वो रूढ़िबद्ध धारणा यानी स्टीरियोटाइप बन जाता है। अच्छा। जैसे ये कहना कि लड़के रोते नहीं हैं, अब आपने एक जेंडर के हर व्यक्ति को एक ही छवि में कैद कर दिया। हाँ। या ये कहना कि खास समुदाय के लोग कंजूस होते हैं। ये स्टीरियोटाइप्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहीं से भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, जब आप अपनी सोच को असल व्यवहार में ले आते हैं। एग्जैक्टली। भेदभाव का मतलब ये है किसी के साथ सिर्फ इसलिए अलग या बुरा बर्ताव करना, हाँ। क्योंकि वो किसी खास जाति, धर्म या समूह से है। इसका सबसे मार्मिक उदाहरण हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में मिलता है। जब वो बच्चे थे और अपने पिता से मिलने महाराष्ट्र के कोरेगांव गए, तो स्टेशन मास्टर ने सिर्फ उनकी जाति जानकर उन्हें बैलगाड़ी में बैठने से मना कर दिया। उन्हें बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया? नहीं, उन्हें दुगना किराया देने पर भी कोई गाड़ी वाला ले जाने को तैयार नहीं था। ये पढ़कर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। ये अनुभव तो उनके मन पर बहुत गहरा असर छोड़ गया होगा। बहुत गहरा। कहते हैं कि यही वो अनुभव थे जिन्होंने उन्हें समाज में बराबरी के लिए लड़ने और बाद में बौद्ध धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। ये दिखाता है कि पूर्वाग्रह सिर्फ एक सोच नहीं है, ये लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। और ये असर जेंडर के मामले में तो शायद हमारे घरों के अंदर से ही शुरू हो जाता है। हाँ। अगला पहलू जो हमारे सोर्सेज में है वो है जेंडर। इसमें एक बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो है घर के काम का अदृश्य होना। देखभाल करना, खाना बनाना, सफाई करना, इसे काम ही नहीं गिना जाता। हाँ, जबकि इसमें घंटों की शारीरिक और मानसिक मेहनत लगती है। ये बहुत सटीक पॉइंट है। इसे केयर गिविंग कहते हैं, और समाज इसे महिलाओं की जिम्मेदारी मानकर उसकी वैल्यू कम कर देता है। ये एक तरह का आर्थिक भेदभाव भी है। और अगर हम इतिहास में झांकें तो ये भेदभाव और भी गहरा था, है ना? खासकर शिक्षा के मामले में। जी, महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना ही एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इस संघर्ष से जुड़ी कोई कहानी है हमारे सोर्सेज में? हाँ, दो बहुत प्रेरणादायक उदाहरण हैं। पहली है बंगाल की राजसुंदरी देवी, जो 19वीं सदी में थी। उन्होंने शादी के बाद घर के कामों से छुप-छुप कर दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। वाह! और बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, अमार जीवन। ये किसी भी भारतीय महिला द्वारा बंगाली में लिखी गई पहली आत्मकथा थी। मतलब उन्होंने समाज के बनाए नियमों को तोड़ा, वो भी चुपचाप, अपनी लगन से। और दूसरा उदाहरण? दूसरा उदाहरण और भी क्रांतिकारी है, रुकैया सखावत हुसैन का। उन्होंने 1905 में सुल्ताना का स्वप्न नाम की एक कहानी लिखी। सुल्ताना का स्वप्न। जी। जरा कल्पना कीजिए, उस जमाने में उन्होंने लेडीलैंड नाम की एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां सब कुछ महिलाएं चलाती थीं। वहां पुरुषों को पर्दे में रखा जाता था और महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही थीं, विज्ञान के आविष्कार कर रही थीं। 1905 में लेडीलैंड की कल्पना, ये तो आज के लिहाज से भी बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल। इसने एक सोच का बीज बो दिया कि एक अलग दुनिया संभव है, और इसी तरह की सोच ने महिला आंदोलनों को ताकत दी। और इन्हीं आंदोलनों ने सरकार पर दबाव बनाया। हाँ, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, बराबरी की मांग की, और इसी दबाव का नतीजा था कि कानूनी बदलाव हुए। जैसे दहेज के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ और काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बने। 2006 में घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून आया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। और वो विशाखा गाइडलाइंस भी तो थी। हाँ, उससे भी पहले 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, जो वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए थी। वो बनाया। लेकिन ये आंदोलन सफल कैसे हुए? अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर। और यहीं पर मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जो हमारा अगला विषय है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। मीडिया का लोकतंत्र में सबसे बड़ा रोल ही यही है। उसे एजेंडा सेटिंग कहते हैं। एजेंडा सेटिंग। आसान भाषा में कहें तो मीडिया ही तय करता है कि आज देश में
हॉट टॉपिक क्या होगा। जिस मुद्दे को मीडिया प्राइम टाइम पर दिखाता है, जिस पर बहस करता है, वही मुद्दा आम जनता के लिए भी जरूरी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मीडिया हमेशा निष्पक्ष होता है? क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि खबरें एक तरफा हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। एक अच्छी रिपोर्ट की पहचान यही है कि वो संतुलित हो, यानी कहानी के हर पहलू को दिखाए। लेकिन असलियत में ज्यादातर बड़े मीडिया हाउस किसी न किसी बड़े बिजनेस घराने के होते हैं। अच्छा। और जब मीडिया का मकसद खबरें दिखाने से ज्यादा मुनाफा कमाना हो जाता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। विज्ञापनदाताओं का दबाव भी होता है। लेकिन अब तो सोशल मीडिया भी है। क्या उससे बड़े मीडिया घरानों का नियंत्रण कम नहीं हुआ है? कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया अपनी चुनौतियां लेकर आया है। वहां फेक न्यूज और इको चेम्बर्स का खतरा है, जहां आप सिर्फ वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। इसके अलावा कभी-कभी सरकार भी मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, जिसे सेंसरशिप कहते हैं। सेंसरशिप का कोई बड़ा उदाहरण है भारत में? हाँ, इसका सबसे बड़ा और सीधा उदाहरण 1975 से 77 के बीच लगी इमरजेंसी के दौरान देखने को मिला था। इमरजेंसी के समय? जी, उस समय सरकार ने कई अखबारों को खबरें छापने से रोक दिया था। किसी भी लेख को छापने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। ये मीडिया की आजादी पर एक सीधा हमला था। मीडिया का एक और पहलू है विज्ञापन, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इसका असर सिर्फ सामान खरीदने तक ही सीमित है क्या? बिल्कुल नहीं। विज्ञापन का असली काम प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि ब्रांड बनाना है। ब्रांड बनाना? हाँ, एक ब्रांड आपकी भावनाओं से जुड़ता है। वो आपको ये नहीं बताता है कि दाल में प्रोटीन है, वो आपको बताता है कि ये घर जैसा स्वाद है। वो हमारी इच्छाओं को, हमारी पहचान को शक्ल देता है। ये जो ब्रांड्स और हमारी इच्छाओं को शक्ल देने की बात है, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यही इच्छाएं हमें बाजार तक ले जाती हैं। बिल्कुल। इससे हम अपने अगले विषय यानी बाजारों पर आते हैं। ये बाजार काम कैसे करते हैं? जब हम बाजार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शायद एक दुकान की तस्वीर आती है, लेकिन सोर्सेज हमें दिखाते हैं कि बाजार कई तरह के हैं। जैसे? एक तरफ साप्ताहिक बाजार हैं, जो किसी एक दिन लगते हैं। यहाँ पक्की दुकानें नहीं होती, इसलिए किराया, बिजली का खर्चा बचता है और चीजें सस्ती मिलती हैं। आप मोल भाव भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है बड़े बड़े एयर कंडीशन्ड शॉपिंग मॉल्स। हाँ, जो इसके बिल्कुल उलट हैं। वहाँ ब्रांडेड सामान मिलता है, दाम फिक्स होते हैं और माहौल बिल्कुल अलग होता है। ये दोनों बाजार एक ही शहर में होते हुए भी दो अलग-अलग दुनिया दिखाते हैं। अच्छा, कोई भी सामान हम तक पहुंचता कैसे है? मान लीजिए एक कमीज है, तो क्या वो सीधे फैक्ट्री से हमारी दुकान तक आती है? नहीं, इसके पीछे एक पूरी चेन होती है। सबसे पहले होता है उत्पादक, जैसे कपास उगाने वाला किसान, फिर फैक्ट्री। वहां से सामान बड़ी मात्रा में थोक व्यापारी यानी होलसेलर के पास जाता है। वो उसे छोटे छोटे खुदरा व्यापारियों यानी रिटेलर्स को बेचता है, और फिर हम यानी उपभोक्ता उसे खरीदते हैं। इसी चेन में एक दादन व्यवस्था या पुटिंग आउट सिस्टम का भी जिक्र है। ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम खासकर बुनकरों जैसे कारीगरों के साथ काम करता है। इसमें एक व्यापारी बुनकर को कच्चा माल जैसे धागा दे देता है और तैयार माल बनाने का ऑर्डर देता है। और बुनकर अपने घर पर ही कपड़ा बनाता है? हाँ, और व्यापारी को वापस दे देता है। व्यापारी उसे मजदूरी देता है। सुनने में तो ये ठीक लगता है कि बुनकर को घर बैठे काम मिल रहा है, लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि बुनकर पूरी तरह से व्यापारी पर निर्भर हो जाता है। उसे ये नहीं पता कि व्यापारी धागा कितने में लाया है, और ना ही ये पता है कि उसका बनाया कपड़ा बाजार में कितने में बिकेगा। उसे बस अपनी मेहनत की एक तय मजदूरी मिलती है। हाँ, और वो अक्सर बहुत कम होती है। असली मुनाफा व्यापारी कमाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एक कमीज की कहानी वाला उदाहरण हमारे सोर्सेज में है, वो इसी दादन व्यवस्था का एक बड़ा ग्लोबल रूप है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एक कमीज की कहानी इसी असमानता को दिखाती है। कुरनूल में जो किसान कपास उगा रहा है, उसे अपनी फसल के मुश्किल से कुछ हजार रुपए मिलते हैं। और वही कमीज अमेरिका में? हाँ, उसी कपास से बनी कमीज जब अमेरिका के एक शोरूम में बिकती है तो उसकी कीमत हजारों में होती है। उस कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा उस ब्रांड को जाता है, फिर शोरूम को, फिर विज्ञापन को। इस पूरी चेन में जो सबसे कमजोर है उसे सबसे कम फायदा मिलता है। और ये एक तरह से उसे समाज के हाशिए पर धकेल देता है। हाशियाकरण या मार्जिनलाइजेशन, यही हमारा अगला विषय है। मैंने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन इसका असली मतलब कि किसी को समाज के किनारे पर धकेल दिया जाता है, यह अपने आप में बहुत पावरफुल है। हाँ, हाशियाकरण का मतलब ही है किसी व्यक्ति या समूह को समाज के केंद्र से हटाकर किनारे कर देना,
जहां उसकी आवाज नहीं सुनी जाती और उसे मौकों से दूर रखा जाता है। और भारत में आदिवासी समुदाय इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी, जो हजारों सालों से जंगलों के साथ रहते आए हैं। भारत की आबादी का लगभग 8% हिस्सा आदिवासी हैं। लेकिन आदिवासियों के बारे में हमारी समझ भी तो अक्सर स्टीरियोटाइप पर ही आधारित होती है। हम उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहने, नाचते गाते हुए ही कल्पना करते हैं। सही बात है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस छवि के कारण हम उनके असल जीवन, उनके संघर्ष और उनकी समृद्ध संस्कृति को नहीं देख पाते। उनकी अपनी भाषाएं हैं। हाँ, जैसे संथाली, जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आदिवासी भाषा है, उनके अपने धर्म हैं। लेकिन विकास के नाम पर खदानों और बांधों के लिए सबसे ज्यादा उन्हीं को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया है। क्या हाशियाकरण सिर्फ आदिवासियों तक ही सीमित है? नहीं, ये किसी भी समूह के साथ हो सकता है जिसे कमजोर या अलग समझा जाता है। इसीलिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा देता है। अच्छा। इसका मकसद ये है कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति या भाषा किसी पर थोप ना सके। इसी संदर्भ में सच्चर समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र आता है। वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? 2005 में बनी सच्चर समिति बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने पहली बार आंकड़ों के साथ भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया। और रिपोर्ट में क्या सामने आया? रिपोर्ट ने बताया कि साक्षरता दर, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी और गरीबी जैसे कई पैमानों पर मुस्लिम समुदाय की स्थिति एससी और एसटी समुदायों से भी पीछे थी। इसने इस समुदाय के हाशियाकरण को एक अकाट्य तथ्य के रूप में सामने रखा। तो अब तक हमने समस्या की जड़ें समझी, पूर्वाग्रह से लेकर मीडिया और बाजार की बनावट तक। आप बात करते हैं औजारों की, समाधान की। हाँ, इन सब से निपटने के लिए हमारा कानून क्या भूमिका निभाता है? आरक्षण नीति से शुरू करते हैं। हाँ, आरक्षण नीति सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा और जरूरी औजार है। ये एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कुछ सीटें रिजर्व करती है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बहुत सीधा है। जिन समुदायों को हजारों सालों तक मौकों से वंचित रखा गया, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए एक शुरुआती मदद देना जरूरी है। और जो सीधा अत्याचार होता है, उसके खिलाफ भी तो खास कानून बनाए गए हैं। हाँ, उसके लिए 1989 में एक बहुत सख्त कानून बनाया गया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण। इस कानून के तहत किसी दलित या आदिवासी को कोई गंदी चीज खाने पर मजबूर करना, उसे अपमानित करना या उसकी जमीन हड़पना, ये सब गंभीर अपराध माने जाते हैं। इसी तरह समाज में कुछ बहुत ही अमानवीय प्रथाएं थीं जिन्हें कानून ने खत्म किया। बिल्कुल, जैसे सिर पर मैला ढोने की प्रथा यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग। 1993 में कानून बनाकर इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। तो कानून समाज से अपमानजनक प्रथाओं को खत्म करने के लिए भी जरूरी हैं। हाँ, लेकिन कानूनों का होना एक बात है और उनका लागू होना दूसरी। और अगर कानून लागू ना हो तो कितना विनाश हो सकता है, इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी है। निश्चित रूप से 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में जो हुआ, वो दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना है। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली मीथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई। और ऐसा हुआ क्यों? जांच में पता चला कि कंपनी ने पैसे बचाने के लिए सुरक्षा के मानकों को ताक पर रख दिया था। वहां कोई इमरजेंसी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग नींद में ही मारे गए और लाखों आज भी उस जहर का असर झेल रहे हैं। हजारों जानें चली गईं, सिर्फ इसलिए कि एक कंपनी ने सुरक्षा पर पैसे बचाने चाहे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि विकास की असली कीमत कौन चुकाता है। और ये हमें बताता है कि मजबूत कानून और उन्हें सख्ती से लागू करना कितना जरूरी है। सामाजिक न्याय का एक आखिरी पहलू है जन सुविधाएं। इसका क्या मतलब है? जन सुविधाएं वो बेसिक चीजें हैं जो हर नागरिक का हक हैं, जैसे साफ पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सुविधाएं सबको मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ पानी का अधिकार भी जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं। तो आज हमने पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप से शुरू करके ये देखा कि कैसे समाज में, मीडिया में और बाजार में ऐसी संरचनाएं हैं जो असमानता को बनाए रखती हैं। और फिर हमने उन कानूनी औजारों को समझा जो इस असमानता से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है।
समाज में असमानता पैदा करने वाली कई अदृश्य ताकतें हैं। हमारी सोच, मीडिया का एजेंडा, बाजार का मुनाफा और कानून वो औजार है जिससे इन ताकतों को संतुलित करने और सबको बराबरी का मौका देने की कोशिश की जाती है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार भी छोड़ जाता है। हमने देखा कि अन्याय को दूर करने के लिए कानून कितने जरूरी हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन कानूनों को असल में असरदार बनाने में एक व्यक्ति की अपनी जागरूकता की क्या भूमिका है। अच्छा, जब कोई अपने अंदर के पूर्वाग्रहों को पहचानता है, या मीडिया में देखी किसी खबर पर सवाल उठाता है, या ये सोचता है कि जो सामान वो खरीद रहा है उसे बनाने वाले को सही दाम मिला या नहीं, तो क्या इस छोटी सी जागरूकता से कानून और समाज